अब हेडलाइंस के बाद आप देखिए सुबह की सबसे बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नतांज पर हमला। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर जवाबी अटैक। जंग का 23वां दिन, एटमी सायरन बजने लगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और भीषण हो गई है। लगभग 22 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और इजराइल और ईरान अब तक एक दूसरे को लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन अब न्यूक्लियर साइट पर भी जोरदार हमले हो रहे हैं, जिससे जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान ने इजराइल के साउथ सिटी डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने यह हमला डिमोना न्यूक्लियर साइट को टारगेट करके किया है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें डिमोना न्यूक्लियर साइट पर मारी, जिसके बाद न्यूक्लियर साइट के आसपास धुएं का गुबार देखने को मिला। साथ ही ईरान की कुछ मिसाइलों ने डिमोना के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल इसमें नाकाम रहा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईरान ने कितने भीषण तरीके से हमले को अंजाम दिया। हर हमले के बाद डिमोना और आसपास के इलाकों में बार बार सायरन बजने लगे, जिससे लोग डर गए। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर रहने की सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कही है, लेकिन ये जो हमला हुआ इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। तो इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना के आसपास ही हमले हुए हैं। दरअसल डिमोना में न्यूक्लियर पावर प्लांट है इजराइल का, और उसी को टारगेट करके ईरान की ओर से मिसाइल दागा गया था। बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से कुछ मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा, जिसकी इस वक्त जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर साफ दिख रहा है कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें से कुछ बम रिहायशी इलाकों पर गिरे हैं, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब तक 50 के करीब लोगों के घायल होने की खबर मिली है और इनमें से कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी बहुत ही भयावह है कि रिहायशी इलाकों में ये क्लस्टर बॉम्ब्स गिर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लस्टर बम का मतलब ही होता है कि एक साथ दर्जनों बम को आसमान में रिलीज किया जाता है और ये कम ताकतवर होते हैं, लेकिन बड़े इलाके में फैल जाते हैं और इनको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिमोना के ऊपर जो मिसाइलें दागी गई थी और उनमें से कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने इनकी वीडियो बनाए हैं। बहरहाल इजराइल की सरकार इस वक्त जांच कर रही है कि आखिरकार सभी जो मिसाइल्स या बॉम्ब्स गिर रहे थे वो पूरी तरह से इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो पाई और जिसके चलते इतने लोगों के घायल होने की फिलहाल खबर आई है। तो रिहायशी इलाके में मिसाइल्स गिरे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि डिमोना पर ही क्यों हमला किया गया। डिमोना में हमले की सबसे बड़ी वजह थी कि यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है और न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही निशाना बनाकर इससे पहले भी इजराइल पे हमले किए गए हैं ईरान की ओर से। तो एक बार फिर से ये हमला किया गया है क्योंकि नतांज जो न्यूक्लियर साइट है ईरान में उसके ऊपर हमला किया गया था और उसके बाद बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइलें दागी थी, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी भी लिहाज से न्यूक्लियर साइट डिमोना में मौजूद उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से डर का माहौल पैदा हुआ था और डिमोना शहर के ऊपर हमला किया गया। डिमोना दक्षिणी इजराइल में मौजूद शहर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे क्यों निशाना बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है और न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाकर ही ये हमला किया गया है। तो इजराइल के दक्षिण में मौजूद डिमोना शहर को निशाना बनाया गया है और
जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसका नुकसान वहां पर मौजूद रिहायशी इलाकों को झेलना पड़ा, क्योंकि बड़ी तादाद में जो क्लस्टर बॉम्ब्स थे उसके गिरने से यहां पर 50 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। तो बहुत ही छोटा सा रिहायशी का इलाका है यहाँ पर, बहुत बड़ा शहर नहीं है डिमोना, और मुख्यतः यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होने की वजह से इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, और डिमोना को इसी वजह से निशाना बनाया गया है। इजराइल के दक्षिण पूर्वी छोर पे मौजूद है और बेहद करीब है ये डेड सी के। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो हमला हुआ है, जो मिसाइल दागे गए हैं, वो ईरान से दागा गया, और ईरान से ये सीधा जॉर्डन को पार करता हुआ, डेड सी को पार करता हुआ मिसाइल सीधा डिमोना पर आकर गिरा। और अगर इसकी दूरी देखी जाए तो बेरशिवा, जो कि एक बहुत अहम शहर है, उससे बहुत ही करीब है। तो ऐसे में जो न्यूक्लियर साइट है डिमोना के पास, निगेव जिसे कहता है, निगेव में भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो डिमोना के बिल्कुल करीब है। तो दरअसल इस वक्त जो ये हमला हुआ है और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसकी एक ही वजह थी कि इजराइल के दक्षिण पूर्व में मौजूद डिमोना और साथ ही साथ निगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, डिमोना में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, निगेव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, और इन्हीं दोनों को निशाना बनाकर ये मिसाइल दागे गए थे। हालांकि ये मिसाइल चूके और इन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान के इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। हमले में डिमोना में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। डिमोना का एक बड़ा इलाका खंडर बन गया है, घर बुरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, जगह जगह घरों का सामान बिखरा हुआ है, सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। वैसे डिमोना बहुत ही घनी आबादी वाला शहर नहीं है, और यहाँ पर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जो रहती हैं, जिनको निशाना बनाया गया है। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से इन घरों को नुकसान पहुंचा है। जैसे ही सायरन बजे थे, लोग सुरक्षित अपने बंकर्स में जाके छुप गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है, और ये क्लस्टर बॉम्ब्स जहाँ जहाँ पर गिरे डिमोना के, वहाँ पर आग लग गई, धमाका हुआ और घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 50 लोग घायल हुए हैं। जो वहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जब वहाँ पर मौके पर पहुंची थी, उनका कहना था कि इसमें घायल, अब ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक यहाँ पर तबाह हो गया है, लेकिन आसपास के ब्लॉक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो जहाँ पर भी आके वो क्लस्टर बॉम्ब गिरे थे, तो आप देखते हैं जिस मकान के ऊपर गिरा, जिस मकान को भारी नुकसान हुआ है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में आम लोगों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इजराइल जैसे एक छोटे से मुल्क में, जहाँ पर घनी आबादी भी होती है, वहाँ पर इस तरह के हमले बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं, और एक हमले में ही कई लोगों के घायल होने की खबर आती है। अभी तक किसी के मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों के गंभीर होने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह की तबाही की तस्वीर सामने आई है उससे जाहिर होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दरअसल जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो निगेव और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी सुरक्षा में लगातार लगा रहता है। और जब मिसाइल दागे गए थे तो इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल्स ने भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन कुछ एक जो क्लस्टर बॉम्ब्स थे जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, और वो रिहायशी इलाकों पर आके गिरे हैं। और इसी के मद्देनज़र सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया है कि ये जानकारी जुटाई जाए और ये जांच की जाए कि आखिरकार क्यों इंटरसेप्ट मिसाइल्स ने इन बमों को आसमान में तबाह नहीं किया, किस वजह से ये चूक हुई जिसके चलते इतने लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल आई है। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये डिमोना शहर की तस्वीर है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको दक्षिण पूर्वी छोर में मौजूद एक शहर है, डेड सी के बेहद करीब है, और इसके पास ही जॉर्डन का बॉर्डर भी लगता है। और इस इलाके में निगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो बहुत अहम माना जाता है, और साथ ही यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और उसी को निशाना बनाकर, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को ही निशाना बनाकर ये मिसाइल दागे गए थे। लगातार ईरान की कोशिश है कि किसी भी तरह से इजराइल के इन न्यूक्लियर साइट को तबाह किया जाए, और इसी वजह से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं।
अब इजराइल के साउथ सिटी डिमोना में बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। इसकी तस्वीर आप देख पाएंगे। आप देखिए कि ये घर के अंदर जो सीसीटीवी लगा हुआ था, महिला अंदर मौजूद थी और शायद वो टीवी देख रही थी अपने सोफे में बैठकर, और अचानक ही तेज धमाका होता है और जो मलबा है बाहर से सीधा उनके घर के अंदर शीशे को तोड़ के आ जाता है। तो दरअसल आप समझ सकते हैं कि जो इम्पैक्ट हुआ है, जो धमाका हुआ है, जो बॉम्ब गिरा है आके, उसके गिरने के बाद जो धमाका हुआ, उसी के वजह से ये पूरा मलबा इनके घर में आके गिरा। लेकिन शायद वो किस्मत अच्छी थी उनकी, इस महिला की, जो वो बच गए। ये देखिए बाल बाल ये बची हैं और ये तस्वीर बताती है कि आखिरकार आम लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक है इस वक्त इजराइल में, चाहे ईरान हो या तमाम वो देश जहां पर इस वक्त जंग का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए जो इस युद्ध की भयावहता को दर्शाता है और किस तरह से ये धमाका हुआ और उसके बाद मलबा उनके घर पे आ गया। अब डिमोना में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दो महिलाएं घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। तभी घर के बाहर तेज धमाका होता है और घर की खिड़कियां तहस नहस हो जाती हैं। इस हमले में एक महिला भी चपेट में आ जाती है, हालांकि वो तुरंत उठकर दूसरे कमरे में खुद को बचाती है। एक और वीडियो देखिए। देखिए कि इतना धमाका इतना जोरदार था कि पूरी की पूरी खिड़की खुलकर नीचे आ गई, यानी कि ऊपर आके गिरी, जिसमें एक महिला जो थी, ये देखिए, ये काफ़ी कम उम्र की महिला है जो इसकी चपेट में आ गई और पूरा जो कांच था, जो खिड़की थी, वो सीधे उनके ऊपर आके गिरा। और दूसरी जो बुजुर्ग महिला थी वो देखिए धीरे धीरे जा पा रही है, तेज़ दूसरे कमरे में जा भी नहीं पा रही है। और अचानक ये हमला हुआ और इस हमले में ये सभी इसकी चपेट में आ गए। और शायद यही वजह है कि बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ था तो सायरन भी शायद नहीं बजा था, जिसके चलते लोग नहीं सुरक्षित जगहों तक जा पाए थे। और यही वजह है कि 50 के करीब लोग इसमें घायल हुए और इसी की जांच करने के आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से कि आखिरकार किस वजह से सायरन एक्टिव नहीं हुए, एयर डिफेंस सिस्टम क्यों यहाँ फेल हो गया और ये हमला काफ़ी नुकसानदायक रहा। डिमोना न्यूक्लियर साइट के साथ ईरान के साउथ इजराइल के अराद शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला अराद के रिहायशी इलाके में किया गया। हमला इतना भीषण था कि यहां रह रहे लोगों को बंकरों तक जाने का मौका नहीं मिला। इस हमले में 150 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अराद शहर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अराद शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है जहां यहाँ भी हमले किए गए थे और अराद में जो हमला हुआ है, इसमें अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है 150 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल जो हमला था, जाहिर सी बात है कि कल जो हमले हुए ईरान की ओर से, अराद के ऊपर हमला करने की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि इसकी नज़दीकी है डिमोना और साथ ही निगेव के साथ। या तो जो मिसाइल्स दागे गए थे उनको ये सटीक उसके अंदर उसकी जानकारी नहीं थी, या उसका जीपीएस इतना मजबूत नहीं था कि उसने सीधा आगे निगेव पे गिरा हो। अगर निगेव के आके गिरता या फिर डिमोना के पास आके गिरता तो अराद जैसे शहरों को निशाना बनाने की क्या वजह थी, इसमें कई सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल दागे गए थे निगेव या फिर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करके, जिसमें से कुछ एक जो मिसाइल से आप देखिए कि रिहायशी इलाके जैसे अराद के ऊपर आके गिरे और जिससे बड़े धमाके हुए हैं और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अब ईरान के इस हमले से अराद में भारी नुकसान हुआ है, इमारतें खंडर बन गई है, पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। ईरान का हमला इतना ज़बरदस्त था कि सड़क पर गड्ढे भी बन गए। जाहिर सी बात है कि मिसाइल्स ने यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया है और जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी, और उसका असर आप देख सकते हैं कि जो मकान यहाँ पर है ये तबाह हो गए हैं और जहाँ पर भी मिसाइल्स गिरे हैं वहाँ पर बड़े गड्ढे बने हैं।
और रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग घायल हैं उनको रेस्क्यू किया गया, अस्पतालों तक पहुँचाया गया है और इमारतों को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो इस हमले में करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 11 लोगों की हालत अभी बताए जा रहे हैं कि नाजुक बनी हुई है। और ईरान का ये हमला इराक के रिहायशी इलाके में हुआ है। इराक इलाके के ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, जिसमें हमले के बाद की तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से शहर की एक कॉलोनी में दर्जनों इमारतें इसकी चपेट में आ गई और भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये एक रिहायशी कम्युनिटी है जहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लो राइज अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स के बीचों बीच आके ये धमाका हुआ है, जिसमें करीब 100 लोग घायल हुए हैं। 11 लोगों की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। जो 2 मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, उसी की वजह से इतना बड़ा ये यहाँ पर हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है। अब इराक में हमले के बाद इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इराक की सड़कों पर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आई, क्योंकि 100 लोग इसमें घायल हुए, आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस है उनकी लंबी कतार देखी गई, ताकि जितने भी लोग घायल हुए हैं तुरंत के तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके, उनको बचाया जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर लंबी कतार देखने को मिली। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और डिमोना और अराद को मिला दिया जाए तो ये जो संख्या है करीब 100 लोगों की हो जाती है और 11 लोग इसमें अभी भी जख्मी हुए हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइल, सरकार की ओर से जो जानकारी आई है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और इस पूरी घटना पर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर ने भी दुख व्यक्त किया है। और फिलहाल इस पूरे युद्ध में अभी तक जो सबसे बड़ा हमला आप कह सकते हैं, उनमें से एक बड़ा हमला यही है जिसमें अराद और डिमोना को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने शनिवार की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इजराइल के 6 शहरों डिमोना, अराद, रिजोल, लिजियो, यरूशलेम, तेल अवीव पर ज़बरदस्त हमले किए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये 3 तस्वीर डिमोना, अराद और तेल अवीव की है, जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने कहर बरपाया है। तो ये बड़े हमले थे। इस बड़े हमले में आप देख सकते हैं डिमोना, अराद और तेल अवीव। डिमोना और अराद में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 11 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। और जो घायल हुए हैं इनमें से कुछ छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 12 साल 5 साल की उम्र बताई जा रही है, जो डिमोना और साथ ही साथ अराद में हुए हमलों में घायल हुए हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें फेल रहा है 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। ईरान ने यह हमला डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर किया था। हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान सामने आया है। IAEA ने कहा है कि नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद साइट से किसी तरह का कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। डिमोना न्यूक्लियर साइट पर जिस जगह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, वहां अभी मिसाइल के इम्पैक्ट की जांच की जा रही है। कई जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं, इनमें से एक 3 मंजिला इमारत भी शामिल है। तो IAEA यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इन साइट से अगर कोई रिसाव होता है तो उसकी जानकारी रखती है। उसका कहना है कि निगेव रिसर्च सेंटर, जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि निशाना बनाया गया था, लेकिन इस हमले में फिलहाल निगेव रिसर्च सेंटर को, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही डिमोना के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, ना ही कोई रिसाव हुआ है। लेकिन जब हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस कदर ये हमले घातक साबित हुए हैं आम लोगों के लिए, चाहे वो डिमोना शहर हो या फिर अराद शहर हो, जिनके ऊपर ये हमले किए गए हैं। तो तस्वीर
अब ईरान के खाड़ी देशों पर हमले भी हो रहे हैं। ईरान की ओर से इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी डिप्लोमेट सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान ने यहां ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी डिप्लोमेट सेंटर में भीषण आग लग गई। हमले के बाद इलाके में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो इराक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां डिप्लोमेटिक सेंटर को निशाना बनाया गया है और इस हमले में अमेरिका के डिप्लोमेटिक सेंटर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई थी, रॉकेट दागा गया था। ईरान ने शनिवार की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इजराइल के 6 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें डिमोना, अराद, रिजोल, लिजियो, यरूशलेम, तेल अवीव पर हमले किए गए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें डिमोना, अराद और तेल अवीव की तस्वीरें हैं। तेल अवीव के ऊपर जो मिसाइल दागे गए थे उनको ज्यादातर ही हवा में ही नष्ट कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, लेकिन डिमोना और अराद के ऊपर जो मिसाइल दागे गए थे उसमें से सरकार की ओर से जो अभी ताजा जानकारी आई है इजराइल की सरकार की ओर से, वो बताया जा रहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे, और जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे उसी की वजह से इतने बड़ी यहां पर घटना हुई है, जिसमें करीब 100 लोग के घायल होने की खबर है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अराद शहर की, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। एक पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक ही इसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके लिए बड़ी तादाद में एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। सरकार की ओर से ये जानकारी और आदेश दिया गया है कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस वजह से इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और जिस तरह की यहाँ पर इंपैक्ट नजर आ रहा है, अराद में जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने हिट किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ जो डिमोना में क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए थे, क्लस्टर बॉम्ब, और क्लस्टर बॉम्ब गिरने से भी वहां पर रिहायशी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर ईरान के बड़े हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया के साथ चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देगा, और इसकी शुरुआत सबसे पहले पावर प्लांट के साथ होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान को यह चेतावनी दी है। इसका मतलब यह हुआ है कि अगले 2 दिन में इस लड़ाई का फैसला हो जाएगा। अगर ईरान हॉर्मुज को खोल देता है तो यह जंग खत्म हो सकती है, लेकिन अगर ईरान अड़ा रहा तो अब ट्रंप सार्वजनिक तौर पर 48 घंटे का वक्त दे चुके हैं और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करता है तो इसका असर ईरान की 9 करोड़ की आबादी पर पड़ेगा और वो बिजली से महरूम हो जाएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि अब तमाम वो बुनियादी सुविधाएं टारगेट पर आ गई हैं जिस पर हमला किया जाएगा। और बुनियादी सुविधाओं में सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट नहीं है, इसके साथ ही यहां पर पानी के स्रोत भी हैं, जल स्रोत भी हैं, जिन्हें निशाना बनाया जाएगा ताकि ईरान झुकने को मजबूर हो जाए। बड़ी खबर, अमेरिका ने अब अरब सागर में न्यूक्लियर पनडुब्बी भेजी है। ईरान पर हमले के लिए परमाणु पनडुब्बी रवाना कर दी गई है। जंग बढ़ी तो परमाणु पनडुब्बी से हमला संभव है। ब्रिटिश मीडिया ने न्यूक्लियर पनडुब्बी का यहां पहुंचने का दावा किया है। हालांकि इस पूरे इलाके में लगातार अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां हैं वो तैनात रहती है। अब न्यूक्लियर पनडुब्बियों का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि ये दुनिया के सामने नजर में नहीं आती है, यानी कि न रडार्स इनको नहीं तलाश सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है कि पर्शियन गल्फ के अंदर पहुंच जाएं, और पर्शियन गल्फ के अगर ये मौजूद रहेंगी तो कई दिनों तक पानी में रह सकती हैं और वहीं से ये निशाना बना सकती हैं, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता है कि ये मिसाइल दाग सकते हैं और ईरान के कई अहम बंदरगाहों और शहरों को तबाह कर सकते हैं जो पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद हैं। वहीं ईरान के हमले का अमेरिका ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अमेरिका ने ईरान के बुशर शहर पर एक बार फिर से पोर्ट को निशाना बनाया है। हमले के बाद पोर्ट और डॉक्स पर भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि जाफरे का ये इलाका मछली पकड़ने वालों के लिए है, फिर भी अमेरिका ने यहां हमला किया है। दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बुशैर शहर का है, और बुशैर शहर के पास जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, पर्शियन गल्फ के आसपास इस वक्त ईरान के बहुत अहम ठिकाने हैं, जिसमें अली खामनेई ACZ और पोर्ट भी मौजूद है, जहां से बहुत बड़ा व्यापार होता है। और बुशैर शहर को अगर निशाना बनाया जाए, इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि पर्शियन गल्फ में मौजूद है और यहां से लगातार टारगेट्स किए जा रहे थे। तमाम वो देश, खासतौर पे कुवैत हो, बहरीन हो, इनके ऊपर हमले हो रहे थे, और यही वजह है कि बुशैर के ऊपर यह हमला किया गया। और बुशैर के
जो पोर्ट हैं उस हिस्से को तबाह कर दिया गया जहां से इस्तेमाल किया जाता था, यहां से बोट्स का या फिर ईरानी फोर्सेस का इस्तेमाल करती थी। अमेरिका ने ईरान के डेजफुल एयरबेस पर भी हमला किया है। हमले के बाद एयरबेस से धुआं निकल रहा है जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया है। तो ये डेजफुल एयरबेस और साथ ही साथ बुशहर शहर पर हमला किया गया। और देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जहां हमले किए जा रहे हैं जिसके बहुत ही करीब में खर्ग द्वीप मौजूद है। और खर्ग द्वीप वही है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहीं से ईरान का 90% जो तेल है वो दुनिया को निर्यात किया जाता है। और यही वजह कि इसके आसपास के शहरों को अब धीरे धीरे अमेरिका तबाह कर रहा है ताकि खर्ग पर किसी भी तरह का कोई भी रीडिप्लॉयमेंट ना हो सके और अमेरिका के सैनिक जब वहां पहुंचे तो उसको अपने कब्जे में ले ले। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में बरस रहे गोलों से पाकिस्तान थरथर कांपने लगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जल्द ही उस पर भी हमला हो सकता है। ऐसे में दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को गीदड़ भभकी दी है या फिर यूं कहें कि दुनिया को गीदड़ भभकी दी है। अब्दुल बासित ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाएगा। बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी के शो के दौरान अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ तुलसी गबार्ड के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका को खतरा है। बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ये आरोप लगाकर कभी भी पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका पर हमला करे, तो वो भारत पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में धमाके, पाकिस्तान थर थर कांपे। हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। अमेरिका ने उठाई उंगली, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम। तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले भी हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। अमेरिका से घबराया मुनीर, पाकिस्तान बौखला गया है। हमने तो देखी और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना चाहिए। ईरान से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट की जंग में जो गोले गिर रहे हैं उसकी आवाज से पाकिस्तान कांपने लगा है। यही डर पाकिस्तानी हुक्मरानों के गलियारों से होता हुआ टीवी डिबेट में जा घुसा है और वहां पर पूर्व डिप्लोमेट पाकिस्तान की पॉलिसी की धौंस देने में लग गए हैं। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखी और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। पाकिस्तान ये बात अमेरिका तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए भारत पर निशाना साधने की बात कर रहा है। अब तक ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेहद करीबी अब्दुल बासित दिल्ली और मुंबई का नाम जपने लगे हैं। अगर बहुत सूरत हाल खराब हुई, मुंबई, न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, पास ही ये में तो है। पास में ही है। इसके लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है। तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले भी हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। अब्दुल बासित के इस बयान के पीछे का डर भी समझ लीजिए।
करीब 48 घंटे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी ने पिछले दिनों कमेटी के सामने पेश होकर पाकिस्तान पर खुला आरोप लगाया। तुलसी ने कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तुलसी गबार्ड के इस बयान से पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। एक तरफ से अफगानिस्तान ने उसकी नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग उसे सोने नहीं दे रही। ऐसे में तुलसी गबार्ड के बयान ने पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स का राहत साहत चैन भी छीन लिया। तुलसी गैबर्ड और फिर FBI के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, वो भी इंडियन हेरिटेज के हैं। उनका भी इस वक्त जो पूरी इंटेलिजेंस है मामला, वो इन दोनों के हाथ में ही आप समझ लीजिए है ना। FBI का चलिए उस तरह नहीं है मामला, CIA ज़्यादा इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे लोग इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना। ये भी याद रहे कि इस वक्त जो सारा थिंक टैंक एक जो इकोसिस्टम है अमेरिका में, वो बड़ा हेविली है मैन्ड बाय इंडियंस और पीपल ऑफ इंडिया और ओरिजिन या हेरिटेज आप कह सकती हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस तमाम थिंकिंग को। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है। अब आई डू नॉट नो कि इंटेलिजेंस कहाँ से इनको मिल गई तुलसी साहिबा को, कि वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में। हमारे पास तो आई विश कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सके, मैं तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं और फिलहाल पाकिस्तान के टेलीविजन पर अक्सर तबसरात करते नजर आते हैं। जो डर बासित ने टीवी पर दिखाया वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी जाहिर कर चुके हैं। ईद से ठीक पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं और दीगर नेताओं के लिए इफ्तार पार्टी रखी, लेकिन इफ्तार की दावत ने मुनीर और शिया मौलानाओं के बीच अदावत पैदा कर दी। मीठे खजूर खाने आए शिया मुफ्ती और मौलाना यहाँ से कड़वा मुंह लेकर लौटे, और इसकी वजह ये थी कि मुनीर ने एक तरह से उन्हें गद्दार कह दिया। इफ्तार में आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं को ईरान का वफादार कहा। मुनीर ने कहा कि अगर शियाओं को ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो वो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाएं। मुनीर ने बार बार शिया मौलानाओं को फटकार लगाई और कहा कि उनकी वफादारी पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान के प्रति है। मुनीर यही नहीं रुका, उसने कहा कि अगर शिया फिर से ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे, सैनिक प्रतिष्ठानों के पास आकर कुछ गड़बड़ी करेंगे, तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। इस इफ्तार पार्टी में मुनीर ने किसी मौलाना को नहीं बोलने दिया, अपना ही ऑर्डर सुनाते रहे। मुनीर ने कहा कि शियाओं को पाकिस्तान या ईरान में से किसी एक को चुनना होगा। अब बाहर आकर शिया मौलाना शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ। मौलाना पूछ रहे हैं कि ईरान का सपोर्ट करना पाकिस्तान से गद्दारी कैसे हो गया। एक गलतफहमी हमारे यहाँ ईजाद होती है, वो ये होती है कि साहब ये तो ईरान का मसला है, आप पाकिस्तान में बैठ के ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं। एक ही वक्त में मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का जो है वो भाई हूँ, मैं किसी इदारे का सरबराह हूँ, मैं किसी का पड़ोसी हूँ। तो क्या ये आपस में तजाद है? यानी मेरा किसी का भाई होना, मेरा ही उसी वक्त में किसी का बेटा होना, ये क्या लड़ाई है? भाई ये तय कर लो तुम भाई रहोगे या बेटे रहोगे। अरे भाई, भाई होने का तकाजा और है, बेटे होने का तकाजा और है। ये बात कहना कि आपको पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तानी हैं आप, तो आपको दूसरे मुल्कों के मामलात में दखल नहीं देनी चाहिए। तो मैं तो हजारों साल से पहले इंसान हूँ, हजरत आदम की औलाद हूँ, फिर 1400 साल से मुसलमान हूँ, फिर 1400 साल से तो मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं कोई 75 साल से पाकिस्तानी हूँ, मैं 1400 साल से शिया हूँ। तो ये तजाद नहीं है ना। ये आप सवाल ही क्यों उठा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आपको पाकिस्तान का, भाई तजाद का भाई है। मैं एक ही वक्त में मुसलमान भी रह सकता हूं। तो ये कैसे आप लड़वा रहे हैं इस बात को, कैसे इस सोच को मखलूत कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं मुसलमान क्यों हूं? फिर भाई ये क्या बात हुई? मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं शिया क्यों हूं? भाई ये क्या बात हुई? पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ सत्ता का ये रवैया नया नहीं है। पाकिस्तान एक सुन्नी मुसलमान बहुल मुल्क है। पाकिस्तान में शिया आबादी सिर्फ 10 से 15% है, बाकी 80% सुन्नी मुसलमान हैं। और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात को संभालने के लिए अब केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब 23 मार्च से राज्यों को 20% ज्यादा रसोई गैस मिलेगी, जिसका इस्तेमाल घरेलू और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होगा।
तो वहीं पर एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ सरकार का एक्शन भी जारी है। इधर पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके भारत पहुंचे 2 एलपीजी टैंकर्स को लेकर खुलासा हुआ है। ईरानी नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज को हॉर्मुज पार कराया। दावा किया गया है कि हमले से बचाने के लिए जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए गए थे। अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत के 22 जहाज फंसे हैं, जिनको लाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। मिडिल ईस्ट में वार पलटवार, एलपीजी क्राइसिस पर एक्शन में सरकार। ईरानी नेवी ने कराया हॉर्मुज पार, 22 इंडियन जहाज आने को तैयार। तेईस मार्च से नई व्यवस्था पर फोकस, राज्यों को 20% ज्यादा गैस। ईरान वार के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे दुनिया भर के जहाजों को अपने मुल्क पहुंचने का इंतजार है। तो एलपीजी और पेट्रोलियम संकट के बीच भारत सरकार की कूटनीतिक पहल का भारी असर फारस की खाड़ी में देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि 2 एलपीजी और एक क्रूड ऑयल से भरा टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज को पार कर इंडिया पहुंच चुके हैं। इसको लेकर खुलासा हुआ है कि पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे 2 भारतीय एलपीजी टैंकर्स को ईरानी नेवी ने सुरक्षित हॉर्मुज पार कराया था। दावा किया गया है कि हमले से बचाने के लिए जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए गए। जाहिर है जो 2 एलपीजी लदे टैंकर्स पिछले हफ्ते इंडिया पहुंचे थे, उन दोनों में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भारत पहुंची थी। तो अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार इंडिया के 22 जहाज फंसे हैं, जिनको सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। एक तरफ फारस की खाड़ी में भारत की कूटनीति का असर दिख रहा है, तो मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग अब नॉर्मल हो रही है। ऐसे में सरकार ने 23 मार्च से रसोई गैस को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत राज्यों को पहले से 20% ज्यादा गैस मिलेगी, जो कि रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, राज्य सरकारों या लोकल बॉडी द्वारा खाने के लिए चलाई जाने वाली सब्सिडी वाली कैंटीन, आउटलेट, कम्युनिटी किचन, माइग्रेंट मजदूरों के लिए 5 kg FTL को प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। साथ ही ये पक्का करने के उपाय भी किए जाएंगे कि इसका कोई डाइवर्जन न हो। एक तरफ गैस को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है, तो वहीं शहर शहर अभी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नोएडा में गैस के लिए कतारों में खड़े लोगों का दावा है कि उन्हें ब्लैक में 5 से 6,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा। ये मतलब ये फरवरी का है और फरवरी से हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला है और हमारा सिलेंडर अब भी 4-5 दिन हो गए, मिल भी नहीं रहा है। घर पे क्या स्थिति है? घर पर बहुत कंडीशन खराब है, गैस वैस है नहीं, खाना वाना भी नहीं बन पा रहा है और ऐसे ही हम भाग रहे हैं, ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही यहाँ पर भाग रहे हैं। मेहुल गैस पे मेरा कनेक्शन है, लेकिन ये लोग गैस नहीं दे पा रहे हैं टाइम से। बाहर भी अगर जैसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं 5-6 हजार रुपए का मिलेगा। 5,000 रुपए अब मैम हम तो ड्यूटी करने वाले इंसान है, हम कैसे ले सकते हैं 5,000 का? 14 तारीख से सिलेंडर बुक है, 13-14 तारीख से, और अभी तक सिलेंडर नहीं मिला और अभी भी कोई आस नहीं है। सुबह फोन किया तो बोले हैं कि ये मत पूछो कि कब आएगी, आप जहां खड़े हो वहीं लाइन में खड़े रहो। कई लोग घरेलू गैस को लेकर परेशान हैं, तो मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत की मार से होटल इंडस्ट्री पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ होटल्स ने कोयला और लकड़ी से गैस की कमी दूर करने की कोशिश की है, तो गैस की किल्लत का असर मुंबई के गिरगांव स्थित पंचशिखर के रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान पर भी पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से अब यहां इंडक्शन का सहारा लिया जा रहा है। हम लोग ने क्या थोड़ा सा आइटम्स भी लिमिटेड कर दिए, लेकिन इस पे जो भी अपना जो मेन जो हमारे जो आइटम्स है वही चालू रखे। बाकी सब जो भी है उसमें जिसमें ज़्यादा गैस लगता है वो हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिए फिलहाल। कौन से आपके जो मेन्यू था वो आपने बदल दिया है? जैसा अभी पूरी वगैरह हम लोग फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे गैस ज़्यादा लगती है। तो कई कांदा भजी है या जो पकोड़े जो आइटम है जिसमें गैस ज़्यादा लगता है वो हम लोग ने रखे ही नहीं बिल्कुल फिलहाल। जो हमारा जो मेन आइटम है, हमारा मिसल पाव है,
उपास का मिसल है, साबूदाना वड़ा, वही रखे फ्राइंग के पहले, बिकॉज हमारे पास वो इंडक्शन का फ्रायर है, इसके हमारा चल रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तकलीफ तो हो ही रहे। एक तरफ गैस की किल्लत है तो आगरा में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। यहाँ प्रशासन ने 128 घरेलू सिलेंडर बरामद किए। गैस संकट को दूर करने के लिए शहर शहर सरकार का एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरत पैनिक बुकिंग से बचने की है। और मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद से पुलिस प्रशासन एक्शन में है, तो मामले में अब सीएम योगी भी एक्टिव हो गए हैं। सीएम ने गौ संरक्षण को लेकर अहम बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। वहीं पुलिस ने हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले अब तक 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मैसेज क्लियर है कि कानून को हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस का कहना है कि फरसा वाले बाबा की मौत का हादसा है, साजिश नहीं है। हालांकि गौरक्षकों का कहना है कि बाबा को प्लानिंग करके मारा गया है। मथुरा में गोरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या की गई। यह हादसे में उनकी मौत हुई। इसे लेकर सवाल और तनाव दोनों बरकरार हैं, लेकिन इस मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। योगी की बैठक में मथुरा कांड पर डिटेल में बातचीत हुई। योगी ने गो तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया। योगी ने साफ कहा कि गोवंश के रखरखाव में किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मथुरा में एक तरफ बाबा की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़का तो दूसरी तरफ बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हों उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक मृत्यु हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर ले बालाजी उन्हें अपनी शरण में, उनके जैसा सनातन का योद्धा हो पाना बहुत कठिन है, पर हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे। हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो। और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। दरअसल फरसे वाले बाबा चंद्रशेखर गायों की सेवा का काम करते थे। उनके आश्रम में भी सैकड़ों गायें हैं। बाबा लंबे समय से गो तस्करी के खिलाफ काफी एक्टिव थे। कई बार वो मौके पर पहुंचकर खुद एक्शन लेते थे और इसी क्रम में 21 मार्च की सुबह 4 बजे बाबा चंद्रशेखर बाइक से एक कंटेनर का पीछा कर रहे थे। जिस कंटेनर का बाबा पीछा कर रहे थे उसका नंबर नागालैंड का था। बाबा ने नागालैंड वाले कंटेनर को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। तभी तेज रफ्तार में पीछे से एक ट्रक ने बाबा को टक्कर मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप लगा कि गो तस्करों ने बाबा को कुचल कर मारा है। बाइक को सड़क के साइड में खड़ा करके उस नागालैंड के ट्रक को रुकवाया हुआ था, कंटेनर को, उससे वो पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से दूसरा ट्रक आता है राजस्थान नंबर का, और विजिबिलिटी कम होने के चलते आगे कुछ नजर नहीं आता और सीधा उस कंटेनर से टक्कर लगती है, जिसमें बाबा मौके पर मौजूद होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मामले में बवाल बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने बवालियों पर लाठीचार्ज किया और 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक मामला सड़क हादसे का है और बाबा के समर्थकों का आरोप गलत है। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बाबा जी की हत्या कर दी गई है, जो पूरी तरीके से असत्य है, नितांत गलत है। बाबा जी की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में हुई है। फिर भी
कोई और पहलू होगा तो उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। जिस कंटेनर को चेक कर रहे थे उसमें साबुन, फिनाइल और ये आपका जो रोज़मर्रा का सामान होता है फॉर्च्यून का वो मिला, और जो ट्रक था वो जो राजस्थान का नंबर का था उसमें भी तार भरा हुआ था। ये कंटेनर नागालैंड के नंबर का था। और जिस तरीके से लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, और यहाँ भी अन्य राज्यों के लोग आए थे जो सवेरे उत्पात किए हैं और अभी भी उत्पात करने का प्रयास कर रहे हैं, नियम संगत तरीके से कार्रवाई होगी। कोई निर्दोष निश्चिंत रहे, उसके विरुद्ध अगर वो निर्दोष है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवियों की वजह से ये हंगामा हुआ। वहीं हिंदूवादी नेता दक्ष चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हंगामे की आशंका के चलते ये कार्रवाई की गई। एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लखनऊ से भी हालात पर निगाहें रखी जा रही हैं। पुलिस मुस्तैद है ताकि जो हालात शनिवार की सुबह पैदा हुए वो दोबारा ना हो।